शिवपुरा नामक गांव में पवन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। पवन खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वेद जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूंगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अब पवन, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर जरूर खा लेना खाना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। पवन ये कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ न कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। पवन ये कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहाँ उसके गांव का एक दोस्त कमल आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कमल, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। पवन, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। पवन ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। पवन का दोस्त कमल मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। पवन जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वो एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा। ये खाना आप खा लीजिए। पवन ये कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं और फिर पवन से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, बहुत ज्यादा। साधु बाबा पवन को ये आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि पवन उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। पवन, अब तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। पवन, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत खराब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैं तेरे पिताजी की कोई दवाइयाँ ले आई और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। पवन की माँ घर में उसके खाना न होने के बारे में ही बताती है, जिसे सुनकर पवन परेशान हो जाता है और फिर वो भूखा ही सो जाता है।
कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। पवन दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसल को भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। पवन अपने मन में ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त कमल फिर से वहाँ आता है और पवन से कहता है, अरे वो पवन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उगी। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरे के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल उग गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कमल, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। पवन कमल से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। कमल बारिश होता देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर पवन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। कमल ये कहकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, जबकि पवन मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते पवन की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। पवन ये सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ पवन, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। पुत्र कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पवन अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई न कोई काम तो जरूर देंगे। पवन ये सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं पवन हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ पवन, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा पवन की बात सुनकर पवन से कहता है, ठीक है पवन, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छाट करनी होगी। पवन राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, जबकि पवन उसी महल के बगीचे में कमल भी पेड़ पौधों को काट छाट करता है। कमल पवन को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा तो पवन अब यहाँ भी काम करने लगा है। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। कमल ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा पवन से काम से बहुत खुश थे। वहीं राजा की खुशी देखकर कमल एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं पवन के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तोला जाएगा तब मजा आएगा। कमल राजा के खजाने को चुराने के बाद पवन के झोले में रख देता है और फिर वो चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया?
शायद इस बार वो सच में दूर चला जाएगा। अगली सुबह मोहन सुबह सुबह उठ के अर्जुन के घर गया, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। उसके घर में ताला लगा हुआ था। न मजदूरी वाली जगह पर, न बरगद के पास, न गांव में। लोग बातें करने लगे। लगता है कहीं भाग गया। अरे वो लड़का पहले से ही बड़ा आदमी बनने के सपने देखता था। मोहन पूरा दिन उसे ढूंढता रहा। शाम को थका हुआ घर लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मिला अर्जुन? मोहन ने धीरे से सिर झुका लिया। माँ की आंखें भर आईं। कम से कम एक बार मिल तो लेता, बिना बताए चला गया पगला। उस दिन घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं आया। समय के साथ मोहन की माँ बूढ़ी और कमजोर हो गई और उनका देहांत हो गया। मोहन घंटों बरगद के नीचे बैठा रोता रहता था, क्योंकि अब उसके पास न माँ बची थी और न उसका सबसे अच्छा दोस्त। समय फिर आगे बढ़ गया। गांव वालों के कहने पर मोहन ने शादी कर ली। अब वो रोज मजदूरी करता, शाम को थका हुआ घर लौटता और कभी कभी चुपचाप बरगद के पास गांव की कच्ची सड़क की तरफ देखने लगता, क्योंकि उसके दिल में आज भी एक उम्मीद बाकी थी। शायद एक दिन अर्जुन वापस लौट आए। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा गांव की गलियों से गुजर रही थी, लेकिन मोहन की जिंदगी अब हर दिन एक जैसी हो चुकी थी। सुबह उठना, मजदूरी पर जाना, शाम को थका हुआ लौटना और रात को चुपचाप आसमान देखते हुए सो जाना। अब उसकी दुनिया छोटी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सीमा ही अब उसका परिवार थी, उसका सहारा थी। सीमा बहुत साधारण लड़की थी, लेकिन उसके स्वभाव में अपनापन था। वो मोहन के चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। उस दिन भी मोहन सुबह सुबह चुपचाप आंगन में बैठा हुआ था। सीमा रसोई से बाहर आई और उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर धीरे से उसके पास बैठ गई। आप फिर वही सोच रहे हो ना? मोहन ने नजरें नीचे कर ली। क्या? उसी दोस्त के बारे में, अर्जुन जी। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान थकी हुई थी। पता नहीं क्यों इतने साल बाद भी लगता है जैसे वो अचानक सामने आ जाएगा। कभी कभी सड़क पर किसी की आवाज सुनता हूँ ना, तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है। सीमा उसे ध्यान से सुन रही थी। आप उसे बहुत मानते थे ना? मोहन की आंखें कहीं दूर चली गईं। मानता नहीं था, वो मेरा आदत था। बचपन से हर जगह साथ था। जब माँ बीमार होती थी तो वही दवा लाता था। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तो वही सबसे लड़ जाता था। और फिर एक दिन बस चला गया। वो मुझसे, इस गांव से, गरीबी से गुस्सा था। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है जी। हो सकता है वो भी कहीं मजबूर रहा हो। मोहन हल्का हंसा। नहीं, वो मजबूर नहीं था। वो बस बहुत बड़ा बनना चाहता था। शायद उसे वैसा इस समाज ने बना दिया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। फिर सीमा ने माहौल बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब ये दुखी चेहरा बंद करो और जाकर नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मजदूरी पर नहीं जाना क्या? मोहन ने गहरी सांस ली। जाना तो पड़ेगा ही। गरीब आदमी बीमार हो सकता है, थक सकता है, लेकिन काम बंद नहीं कर सकता। कुछ समय बाद मोहन काम के लिए निकल गया। सीमा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अपने पति के लिए दर्द भी था और गर्व भी। पूरा गांव अचानक हलचल से भर गया था। गांव की कच्ची सड़क पर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी थी। अच्छे कपड़ों में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, जमीन देख रहे थे, नाप जोक कर रहे थे। गांव वाले दूर खड़े बातें कर रहे थे। सुना है शहर का बहुत बड़ा कारोबारी आया है। हाँ, कह रहे हैं यहाँ कोई बड़ा काम शुरू करेगा। अगर सच में काम शुरू हो गया ना, तो गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए। और सुना है मजदूरी भी अच्छी देगा, पहले जैसा शोषण नहीं करेगा। धीरे धीरे पूरा गांव उसी की बातें करने लगा। मोहन भी पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने दूर खड़ी काली चमचमाती गाड़ी की तरफ देखा। उसका मन अचानक बेचैन होने लगा। पता नहीं क्यों उसे उस आदमी को देखने का मन कर रहा था, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुका और वापस काम पर चला गया।
रात को मोहन चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सीमा उसे देख रही थी। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं, बस वही नए कारोबारी के बारे में। पूरा गांव उसी की बात कर रहा है। अगर सच में काम शुरू हुआ ना तो आपको भी वहाँ कोशिश करनी चाहिए। मोहन हल्का हंसा। हम जैसे लोगों को कौन अच्छा काम देता है? हर आदमी एक जैसा नहीं होता और तुम मेहनती हो, शायद किस्मत बदल जाए। मोहन चुप रहा। सीमा फिर धीरे से बोली, सुनो, कभी कभी जिंदगी खुद चलकर मौका देती है। अगर डरकर पीछे हट जाओ ना तो बाद में पछतावा रह जाता है। मोहन उसकी तरफ देखने लगा। सीमा की बातों में वही अपनापन था जो कभी उसकी माँ की बातों में हुआ करता था। कल जाओ वहाँ, कम से कम कोशिश तो करो। मोहन ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी, जैसे आने वाला कल उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव के बाहर बड़ी जमीन पर भारी भीड़ लगी हुई थी। कई मजदूर लाइन में खड़े थे। कुछ लोग कागज लेकर नाम लिख रहे थे। मोहन भी धीरे धीरे भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सामने बड़ी काली गाड़ियां खड़ी थीं। वही शहर के लोग बैठे हुए थे जो कल गांव में आए थे, और एक तरफ अच्छे कपड़े पहन के एक आदमी अच्छी कुर्सी में बैठा हुआ था। उसके आसपास लोग सम्मान से झुक झुक कर बात कर रहे थे। मोहन दूर खड़ा उसे देख रहा था। पहले तो वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन फिर अचानक उस आदमी का चेहरा उसे साफ दिखाई दी, और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक सी गईं। वो आदमी कोई और नहीं, अर्जुन था। लेकिन ये वही पुराना अर्जुन नहीं था। अब उसके पास महंगे कपड़े थे, हाथ में बड़ी घड़ी थी, और उसके आसपास खड़े लोग उसे सर कहकर बुला रहे थे। मोहन बस उसे देखता रह गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था। उसे बरगद के नीचे बैठा वही लड़का याद आने लगा जो फटे कपड़ों में बड़े सपने देखा करता था, और आज वो सच में बड़ा आदमी बन चुका था। मोहन की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसके मन में हजार बातें एक साथ चल रही थी। ये सच में अर्जुन है। इतने साल बाद वो सच में वापस आ गया। उसका मन जोर से कह रहा था, भाग कर जा, उसे गले लगा ले। लेकिन तभी उसे वो आखिरी रात याद आ गई। तू अनपढ़ गंवार है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं पहले से अकेला हूँ। वो शब्द अचानक उसके कानों में फिर गूंजने लगे। मोहन के कदम वहीं रुक गए। उसके अंदर की खुशी धीरे धीरे झिझक में बदलने लगी। उसने देखा अर्जुन लोगों से घिरा हुआ था। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। गांव वाले उसके सामने झुक झुक कर बात कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसा अर्जुन कभी चाहता था। मोहन की आंखों में अजीब दर्द उतर आया। वो हल्का सा पीछे हट गया। तू जीत गया अर्जुन, सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने एक आखिरी बार अपने दोस्त को देखा और फिर चुपचाप भीड़ से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसे क्या पता था, उधर खड़ा अर्जुन भी अचानक भीड़ के बीच किसी को देखकर ठिठक चुका था। अर्जुन काफी देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां कुछ पल पहले मोहन खड़ा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अचानक हल्का पड़ गया। उसके साथ खड़ा मैनेजर कुछ समझ नहीं पाया। सर, आप किसे देख रहे हैं? अर्जुन तुरंत संभल गया, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें अब भी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। उसे यकीन हो चुका था वो मोहन ही था। इतने साल बाद भी वो अपने दोस्त को पहचान गया था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। अजीब जगह है ये गांव, जितना दूर जाना चाहो उतना पीछे खींच लेता है। कुछ दिन बाद पूरा गांव अब बदलने लगा था। जहां पहले खाली मैदान था, वहां अब बड़ा से इमारत था। कई मजदूर काम कर रहे थे। किसी ने कहा यहाँ गोदाम बनेगा, किसी ने कहा फैक्ट्री खुलेगी। गांव के लोग हर दिन उसी की बातें करते। अर्जुन बाबू ने तो गांव की किस्मत बदल दी। इतने बड़े आदमी होकर भी अपने गांव लौट आए, वरना लोग शहर जाकर गांव भूल जाते हैं। लेकिन सच कुछ और था। अर्जुन को ये गांव आज भी पसंद नहीं था। उसे अब भी वही टूटी गलियां, वही गरीबी, वही पुरानी यादें चुभती थी। एक रात वो अकेला अदबने दफ्तर में बैठा था। उसका मैनेजर कुछ कागज लेकर अंदर आया। सर, सब तैयारी हो चुकी है, बस आपके आदेश का इंतजार है। अगले हफ्ते काम शुरू हो सकता है। अर्जुन खिड़की से बाहर गांव को देख रहा था। तुम जानते हो, मैं इस गांव से नफरत करता था। मैनेजर चौंक गया। फिर
फिर आपने यहीं कारोबार शुरू करने का फैसला क्यों किया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी खाली थी। कभी कभी इंसान उस जगह वापस आता है जहाँ से वो सबसे ज्यादा भागा हो। क्या यहाँ आपका कोई अपना है? अर्जुन की आंखों में अचानक मोहन का चेहरा उभरा। बरगद, पुराना घर और वो आखिरी झगड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। है एक जो बहुत अपना है और जिद्दी और दिल का साफ। उधर मोहन का घर शाम हो चुकी थी। सीमा आंगन में कपड़े तह कर रही थी। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई और एक आदमी आंगन तक आया। सीमा उसे अचानक देख थोड़ा सहम गई। सीमा थोड़ा घबरा गई। जी कौन? उस आदमी ने विनम्रता से पूछा। क्या यही मोहन जी का घर है? हाँ, लेकिन वो अभी मजदूरी से लौटे नहीं हैं। आप कौन? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला। मुझे उनसे जरूरी काम था। सीमा अब और हैरान हो गई। कैसा काम? हम लोग अर्जुन सर के साथ काम करते हैं। ये नाम सुनते ही सीमा एक पल के लिए चुप हो गई। अर्जुन जी? जी, सर ने मोहन जी के बारे में पूछा था। सीमा की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। आपको शायद गलतफहमी हुई है। मेरे पति किसी बड़े आदमी को नहीं जानते। आदमी हल्का मुस्कुराया। नहीं मैडम, सर ने खुद नाम लिया था, मोहन। सीमा अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसी समय बाहर से थके कदमों की आवाज आई। मोहन मजदूरी करके लौट रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान थी। मोहन घर आते ही अनजान आदमी को देख के हैरान हुआ, लेकिन रास्ते में खड़ी गाड़ी देख और उस दिन अर्जुन के वहाँ इसी आदमी को बैठे देखा हुआ याद आया। आप मोहन हैं? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बात क्या है? अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मोहन को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। सीमा कभी मोहन को देख रही थी, कभी उस आदमी को। कुछ पल तक मोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली। मुझसे क्या काम है? मोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी। अर्जुन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तभी सीमा बोली। जाइए, शायद इतने सालों से जो बात अधूरी है आज पूरी हो जाए। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसी रात मोहन धीरे धीरे उस अदभवने बड़े दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। मोहन के कदम भारी होते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपने दोस्त से नहीं बल्कि किसी और दुनिया के आदमी से मिलने जा रहा हो। तभी सामने से वही मैनेजर आया। आइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन अंदर गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और खिड़की के पास खड़ा था अर्जुन। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतने साल, इतनी दूरी, इतना गुस्सा, सब जैसे उस एक खामोशी में खड़ा था। फिर अर्जुन धीरे से बोला। कैसा है तू? मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक हूँ, तू तो सच में बड़ा आदमी बन गया। अर्जुन हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। बड़ा आदमी बन गया, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट गया। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। फिर अचानक अर्जुन की आवाज भारी हो गई। उस रात जो मैंने तुझसे कहा था वो गुस्से में कहा था। मैं गरीबी से लड़ते लड़ते पत्थर बन गया था। मुझे लगता था रिश्ते मुझे कमजोर बना देंगे। मोहन चुपचाप सुनता रहा। अर्जुन की आंखें अब नम हो चुकी थी। लेकिन शहर जाकर समझ आया, पैसा आदमी के आसपास भीड़ तो ला सकता है, अपना नहीं। तूने सच कहा था रे, बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं। उसने नीचे नजरें कर ली। मैंने बहुत लोगों को खरीदा, लेकिन दोस्ती कभी नहीं खरीद पाया। माफ कर दे मोहन। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, मुझे तुझे रोकना चाहिए था। मैं भी अपने अहंकार में चुप रहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में वही पुराने दिन लौट आए थे। बरगद, हंसी, भूख, सपने, और अगले ही पल रो पड़े। इतने सालों का दर्द एक पल में बाहर निकल गया। अगले दिन पूरा गांव बड़े मैदान में जमा था। सबको लग रहा था अर्जुन कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। अर्जुन अपने आदमियों के साथ खड़ा था। उसके बगल में मोहन। गांव वाले हैरान थे। अरे ये तो मोहन है ना? लगता है अर्जुन बाबू इसे नौकरी देंगे। पुराने दोस्त थे ना। आज मैं आप सबसे एक सच कहना चाहता हूँ। उसने मोहन की तरफ देखा। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब एक आदमी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। ये वही मोहन है
जिसने भूखा रहकर भी मुझे खिलाया, जिसने दुनिया के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। काफी साल पहले हम में लड़ाई हुई थी, लेकिन आज भी मुझे उस बात का पछतावा है। लेकिन अब सब ठीक होगा। मोहन की आंखें भर आईं। अर्जुन की आवाज और भारी हो गई। आज अगर मैं अर्जुन सेठ बना हूँ तो उसकी शुरुआत उस दोस्ती से हुई थी। पूरा मैदान शांत था। फिर अर्जुन ने सबको चौंकाते हुए कहा, और इसलिए आज से इस पूरे कारोबार का मालिक मोहन होगा। पूरा गांव दंग रह गया। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मोहन खुद भी स्तब्ध रह गया। पागल हो गया है क्या? ये सब तेरा है, और वैसे भी तू जानता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल सकता। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। नहीं, ये उस इंसान का हक है जिसने मुझे इंसान बने रहना सिखाया। और तू ये सब की चिंता मत कर, तू बस मालिक बन, बाकी मेरे आदमी देख लेंगे। बहुत जी लिए ऐसे, ये तेरा हक है, ज्यादा सोच मत। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बहुत लोग खुश भी थे। कुछ बूढ़ों की आंखें भी नम हो गईं। और दूर वही पुराना बरगद जैसे फिर से मुस्कुरा रहा था। उस दिन गांव को सिर्फ नया कारोबार नहीं मिला, उसे फिर से दो दोस्तों की कहानी मिल गई। एक ऐसी दोस्ती जिसे न गरीबी तोड़ सकी न पैसा।